हिंदुस्तान में बेहद सुनियोजित तरीके से डेमोग्राफिक बदलाव जारी है, जो सीमावर्ती इलाकों से लेकर महानगरों तक अपनी जड़ें फैला रहे हैं। कहीं जंगलों में नई बस्तियां बस रही हैं, कहीं सरकारी जमीनों पर रातों रात कॉलोनीज खड़ी हो रही हैं, तो कहीं पहचान छुपाकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिस्टम में सेंधमारी की जा रही है। लेकिन अब इस पूरे खेल पर भारत सरकार ने बड़ा प्रहार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में अवैध घुसपैठ और उससे पैदा हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी सिर्फ आंकड़े नहीं जुटाएगी दर्शकों, बल्कि उन नेटवर्क्स की तह तक जाएगी जो सीमा पार से लोगों को भारत में बसाने, जमीन कब्जाने और स्थानीय संतुलन बिगाड़ने के आरोपों में घेरे में है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे सीमावर्ती देशों से लगे इलाकों में अचानक बढ़ती आबादी, संदिग्ध बस्तियां और सुरक्षा ढांचे पर पड़ रहे असर की पड़ताल भी होगी। सरकार का दावा है कि यह सिर्फ घुसपैठ नहीं, बल्कि देश की सामाजिक संरचना और आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने की साजिश भी हो सकती है। दर्शकों, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं, क्या बॉर्डर के जरिए देश के भीतर एक नया नेटवर्क तैयार किया जा रहा है? क्या भोले भाले आदिवासियों और स्थानीय लोगों की जमीनों पर कब्जे का कोई बड़ा खेल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, कि आप देश में अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों की उल्टी गिनती अब जी हां, अमित शाह साहब ने एक कमेटी का ऐलान किया है। ये 5 मेंबर्स की कमेटी डेमोग्राफिक चेंजेस, उस पर आने वाले बदलावों की जांच करेगी। लेकिन कमेटी क्या है, कैसे काम करेगी, ग्राफिक के जरिए आइए दर्शकों फटाफट आपको समझा देते हैं। एक पैनल भी कुछ वक्त में हमारे साथ जुड़ेगा इस विशेष चर्चा के लिए। जी हां, अवैध घुसपैठियों की पहचान करना इस कमेटी का काम होगा, जिसका नाम डेमोग्राफिक चेंज कमेटी सरकार ने रखा है। इसके अलावा यह कमेटी क्या करेगी? पहला बड़ा काम घुसपैठियों की पहचान, दूसरा बड़ा काम घुसपैठियों का पूरा डेटा तैयार करना। जो इंट्रूडर्स हैं, जो घुसपैठी लीगल तरीके से देश में दाखिल हो गए हैं, उनका पूरा डेटा, उनकी पूरी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन ये कमेटी करेगी। जी हां, तीसरा बड़ा काम क्या करेगी? डेमोग्राफिक में आए बदलाव की जांच भी कमेटी करेगी। डेमोग्राफी में आए बदलाव यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन तमाम जो कौमों के लोग हैं, उनकी आबादी अचानक कैसे बढ़ी, कैसे घटी, वहां पर क्या चल रहा है, ये पता लगाएगी। चौथा बड़ा काम, संदिग्ध नागरिकों के दस्तावेजों की जांच होगी, क्योंकि जो संदिग्ध घुसपैठिए देश में आ गए हैं, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड, फर्जी जो आईडीज बनाकर बैठे हुए हैं, उनकी जांच पड़ताल होगी। पांचवा बड़ा काम, घुसपैठियों को बाहर निकालने का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा कि किस तरह से ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनको देश से बाहर भगाया जाए। इसके अलावा राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाना, उनके साथ एग्जीक्यूशन का सारा काम ये कमेटी देखेगी। सातवां बड़ा काम जो ये कमेटी करने वाली दर्शकों, जिसका नाम डेमोग्राफिक चेंज कमेटी सरकार ने रखा है, 5 मेंबर्स इसमें होंगे। अवैध बस्तियों पर कड़ी नजर रखना भी इनकी जिम्मेदारी होगी। यानी अवैध बस्तियां जो बस रही हैं देश के अलग अलग इलाकों में, आप देखें चाहे दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, गुड़गांव हो, इन तमाम इलाकों में आपको झुग्गियां और जो बस्तियां दिखाई देती हैं, वहां पर बहुत सारे संदिग्ध रहते हैं। और 8वां बड़ा काम जो ये कमेटी करेगी, सीमा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस देश भर में जहां जहां सीमा की सुरक्षा में लगी हुई हैं, उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। वहां पर किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा है, वहां पर कैसे काम हो रहा है, ये कमेटी इन तमाम चीजों की जांच पड़ताल करेगी। अगले ग्राफिक्स पर दर्शकों आएंगे, डेमोग्राफिक चेंज की जांच जरूरी क्यों है दर्शकों, आखिर क्यों ये कमेटी बनाएगी और सरकार को क्यों लगा कि डेमोग्राफी जो बदल रही है, अचानक इसमें तब्दीली आ रही है, इसकी जांच पड़ताल क्यों होनी चाहिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल है। वजह नंबर 1, राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा है। सोवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से यह कमेटी बनाई गई और इसमें जांच पड़ताल शुरू भी हो चुकी है। जी हां, वजह नंबर 2, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान पर संकट है। अचानक हिंदुओं की तादाद कैसे किसी एक खास इलाके में कम हो गई, अचानक जो मुस्लिम कौम है उनकी तादाद कैसे बढ़ गई, सिख अचानक कैसे कम हो गए, ईसाई अचानक कैसे बढ़ गए, इन तमाम चीजों पर सरकार की नजर रहेगी। वजह नंबर 3, राजनीतिक संतुलन और लोकतंत्र को प्रभावित करना, यह बहुत क्रूशियल है और इसीलिए डेमोग्राफिक चेंज कमेटी का गठन किया गया है, जो अपने काम में इन तमाम चीजों का ध्यान रखेगी। वजह नंबर 4, अपराध और पहचान का संकट, यानी अपराध हो जाए, उनकी पहचान करना मुश्किल होती, क्योंकि सबके सब फर्जी आईडी कार्ड बनाकर देश में घुसपैठिए रह रहे हैं, इसलिए उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाती है। वजह नंबर 5, संसाधनों पर अत्यधिक दबाव, यानी जो लोकल लोग हैं, जो असल भारतवासी हैं, उनको मौके नहीं मिलते। पश्चिम बंगाल में जैसा हुआ कि रोहिंग्या मुसलमान वहां पर आकर बस गए और वहां की जनता का हक मारते रहे पिछले 15-20 सालों से, लेकिन अब वहां पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जी हां, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त जो भयंकर भीड़ हुई है, मौजूदा वक्त पे जनगणना प्रक्रिया अभी भी जारी है, लेकिन भारत की आखिरी जनगणना 2011 में की गई। 2011 के बाद से जनसंख्या में अचानक तेजी से की वजह देश के संसाधनों पर अब बोझ भी बढ़ रहा है। जरा उसका डेटा भी देखते हैं।
कि रेलवे स्टेशन, बसें और सरकारी जो डिपार्टमेंट है वहां पर क्या स्थिति है। 2 लाख लोगों पर एक रेलवे स्टेशन है, क्योंकि आबादी बेतहाशा बढ़ी है और इसमें बहुत सारी अनकाउंटेबल पॉपुलेशन जो सरकार को पता ही नहीं है। 10,000 लोगों पर 70 सीट की एक सरकारी बस है। जरा सोचिए कितनी मुश्किलें हैं। 1 करोड़ लोगों पर एक एयरपोर्ट है। सोचिए 1 करोड़ लोग एक एयरपोर्ट पर औसतन एवरेज निकल रहा है, तो आबादी ज्यादा है, संसाधन कम है। 4 करोड़ लोगों पर सुप्रीम कोर्ट का एक जज है। 4 करोड़ नागरिक, उनसे जुड़े मामलों का निपटारा एक जज कर रहा है। जरा सोचिए 8 लाख लोगों पर हाई कोर्ट का एक जज, 18 लाख लोगों पर हाई कोर्ट का एक जज है। अगला जो डेटा आएगा आपको आश्चर्य होगा कि 18 लाख जो क्रिमिनल केसेस हैं या जो सिविल केसेस हैं उसकी सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में सिर्फ एक जज है। सोचिए संसाधन इतने कम है और पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। 5500 लोगों पर एक एटीएम मशीन है, इसीलिए लाइनें लगती है, क्योंकि इसीलिए सरकार ने ये कमेटी बनाई ताकि असल पता चले पॉपुलेशन का और संसाधनों का, उसके हिसाब से क्रियान्वयन हो। 1 करोड़ लोगों पर एक हिल स्टेशन है। अब सोचिए 1 करोड़ लोग देहरादून मसूरी पहुंच जाते हैं, सड़कों पर 5-5 किलोमीटर का जाम लगता है। 35,000 लोगों पर एक शमशान घाट और कब्रिस्तान है। अब सोचिए कि आखिरी यात्रा के लिए भी संघर्ष करना पड़ा और इसकी वजह दर्शकों यही थी। इसीलिए सरकार ने डेमोग्राफिक कमेटी बनाई ताकि पता चल सके कि इस इलाके में कितनी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पर संसाधनों की व्यवस्था सरकार करे, चाहे वो बस हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सिविक बॉडीज हो। नगर निगम को तभी पता चलेगा अगर उनको पॉपुलेशन की जानकारी है, तभी उसके हिसाब से व्यवस्थाएं होंगी और इसीलिए कमेटी बनाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं दर्शक ग्राफिक्स में। जी हाँ, अभी एक एसआईआर को लेकर बवाल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि एसआईआर वैध है पूरी तरह से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस बात का हक है कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर सके। ग्राफिक्स पर आते हैं। एसआईआर को लेकर जो बातें चल रही हैं देश में उसके बारे में आपको बता दें। एसआईआर के तहत कितने नाम हटे हैं पश्चिम बंगाल में, ये पूरा मैप है, मैं आपको दिखा रहा हूं। कुल 90 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। कोलकाता शहर अर्बन मिलाकर, रूरल मिलाकर 7 लाख, उत्तर 24 परगना में करीब 3,25,000, दक्षिण 24 परगना में करीब 10,40,000, नादिया में 2,98,000, हुगली में 1,20,000, मुर्शिदाबाद में 4,55,000, मालदा में 4,50,000। ये पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया में करीब 91 लाख लोग वहां पर एसआईआर के तहत उनका रिवीजन हुआ है। 90 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए और ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा एसआईआर के तहत नाम कटे हैं और इसी को लेकर टीएमसी लगातार आग बबूला हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने आदेश में कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कानूनन और संवैधानिक अधिकार है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर करने का और वो इसके लिए स्वतंत्र है। आगे बढ़ते हैं। एसआईआर के तहत कितने नाम हटे, आपको हमने ग्राफिक के जरिए सारी चीजें बता दी। इतने नाम हटे इस जिले में हटे और वो पूरे बड़े जो तमाम जो जिले हैं पश्चिम बंगाल के, उनका नाम, उनकी संख्या हमने आपको बता दी। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। अब ये समझिए एसआईआर के तहत कितने नाम हटे। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। आपने पश्चिम बंगाल का डेटा देखा, अब यूपी में आते हैं। जी हाँ, करीब 2 करोड़ 4 हजार नाम हटे हैं यूपी से। कहां से हटे हैं? मेरठ से 5 लाख से ज्यादा नाम हटे हैं, गाजियाबाद से 5,74,000, आगरा में 6,63,37,000, कानपुर जो शहर है सिटी वहां 6,37,000, प्रयागराज यानी इलाहाबाद से 8,26,000, बलरामपुर से 4,11,000, सिद्धार्थनगर 3,98,000 और बहराइच जो बॉर्डर इलाका है नेपाल से लगता है वहां 5,41,000 वोट हटे हैं। तो एसआईआर की प्रक्रिया में यूपी से भी कम नाम नहीं कटे हैं, बहुत सारे नाम कटे हैं। करीब 2 करोड़ से ज्यादा नाम तो यूपी से कटे हैं। पश्चिम बंगाल में 91 लाख एसआईआर के तहत नाम कटे थे, लेकिन यूपी में देखिए ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। अगले राज्यों पर आते हैं, बिहार चलते हैं दर्शकों। बिहार में एसआईआर के तहत कितने नाम कटे हैं आइए अब आपको ये बता देते हैं। जी अब बिहार में देखिए कुल 38 जिलों में करीब 65,64,000 नाम हटाए गए। बिहार में पूर्वी चंपारण से 3,95,000, मधुबनी से 3,52,000, पटना शहर और देहात दोनों मिला के 3,16,000। तो ये डेटा देखिए कि बिहार में भी जो एसआईआर की प्रक्रिया है बड़े पैमाने पर नाम कटे। 91 लाख पश्चिम बंगाल में, 2 करोड़ से ज्यादा यूपी में, 65 लाख से ज्यादा बिहार में। तो एसआईआर की प्रक्रिया के बावजूद बंपर वोटिंग बिहार में भी देखने को मिली, पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिली। अब एसआईआर के तहत कितने नाम हटे, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े भी हमने आपको दिखा दिए। लेकिन दर्शकों अब गुजरात चलते हैं। जी हाँ, अब आपको राज्यवार मैं बताऊंगा, अलग अलग राज्यों, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमामी राज्य। असम से शुरू करते हैं, नॉर्थ ईस्ट, एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट। असम में 10,00,000
56,000 नाम एसआईआर के तहत कटे। मध्य प्रदेश में 34,25,000, गुजरात में 68,12,000, राजस्थान में 31 लाख से ज्यादा, केरल में 9 लाख। तो ये पूरा इंडियन जो हमारा पॉलिटिकल मैप है उसके जरिए भी हम आपको बता रहे हैं एसआईआर के जरिए कितने सारे नाम वहां से हटे, कितने सारे नाम वहां से कटे। ये मसला आपको हमने समझा दिया। चलिए अब पैनल का रुख करते हैं, इस पूरे मसले को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। अजीत मेंदोला साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार।